नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। वो करना इसलिए भी जरूरी है कि 24 जुलाई तक अगला राष्ट्रपति को चुन लिया जाना है और इस चुनाव को लेकर के विपक्ष और सरकार दोनों ने अपनी तैयारी जो है काफी तेज कर दी है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते हैं, यानी निर्वाचन मंडल क्या क्या होता है। संसद के दोनों सदस्य होते हैं, लोकसभा के 539 सदस्य और राज्यसभा के 234 सदस्य। साथ में राज्यों के जितने भी विधायक हैं वो सभी जो है वोटर होते हैं इस चुनाव में। अब बात करते हैं कि 2017 में जब रामनाथ कोविंद जी महामहिम चुने गए थे तब स्थिति क्या थी एनडीए की। एनडीए के पास उस वक्त 21 राज्य थे और आपको बता दूं कि निर्वाचन मंडल मतलब जितने भी वोट हैं उसका 65.65% वोट उनके पास था। करीब 70% आबादी का वोट आप इसको कह सकते हैं और 76% देश का जो क्षेत्रफल है उनके लोगों ने वोट दिया, यदि उसको आप कन्वर्ट करते हैं तो। अब क्या स्थिति है यहाँ पर, ये काफी दिलचस्प है जानना। अब जो स्थिति है कि 21 राज्यों के मुकाबले एनडीए के पास केवल 17 राज्य हैं और 49.6% आबादी का वोट है, 44% क्षेत्र का वोट आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब एनडीए के पास जो है थोड़ा वोट कम है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि बीजेपी जो है 2017 से 2022 के बीच में कई राज्य उनके हाथ से निकल गए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं बीजेपी मध्य प्रदेश और कर्नाटक भी हार गई थी। हालांकि इन दोनों जगह पहले उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन जो है बाद में दल बदल करके यहाँ पे उन्होंने अपनी सरकार बना ली है। कई महत्वपूर्ण जो साथी थे बीजेपी के वो 2017 से 2022 के बीच में दूर चले गए हैं, जैसे शिवसेना, अकाली दल, ये दोनों नेचुरल एलाय माने जाते थे। तेलुगु देशम और पीडीपी, जिसके साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में उन्होंने सरकार बनाई थी। एक और चीज हुआ था 2017 में कि जेडीयू ने, उस वक्त जो है जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को वोट दिया था क्योंकि तब वो उस समय वहां के बिहार के राज्यपाल थे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि भले ही हम एनडीए में नहीं हो लेकिन हम अपने गवर्नर साहब को वोट करेंगे। अब स्थिति क्या है यहां पे ये जानना जरूरी है। बीजेपी के पास विपक्ष से कुछ कम वोट है, यानी 48.9% वोट है बीजेपी के पास या कहें सरकार के पास, जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट है, यानी 2.2% वोट जो है वो कम पड़ रहे हैं सरकार या बीजेपी की बात करें तो। अब ये वोट आएंगे कहां से, इसके लिए भी सरकार ने तैयारी कर ली है, क्योंकि आपको बताऊं बीजेडी के पास 2.9% वोट है, वाईएसआर कांग्रेस के पास जो है 4% वोट है और टीआरएस के पास 2.2% वोट है। अब ये तो पूरा किस्सा हो गया वोट का। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये चुनाव होता कैसे है, इसमें वोट कैसे काउंट किए जाते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद होते हैं। हर सांसद का वोट का एक वैल्यू होता है जो कि निर्धारित है, वो है 708। इसके अलावा सभी राज्यों के विधायक इसमें वोट करते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है एक तरह से, वहां के विधायक भी वोट कर सकते हैं। अब है कि एक विधायक का वोट कैसे मापा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर राज्य के विधायक का वोट अलग अलग होता है। यदि मैं ऐसे ही एक आपको जानकारी के लिए बताऊं तो विधायक का वोट होता है राज्य की कुल जनसंख्या, यानी किसी भी राज्य की कितनी जनसंख्या है उसको राज्य के चुने हुए विधायक की संख्या से और उसको 1000 से आप गुना करेंगे तो उस राज्य का वोट मिल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने एक आंकड़ा लेकर के यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि यदि आंध्र प्रदेश में की जनसंख्या यदि इतनी है तो इसको यदि वहां पे 175 विधायक हैं तो 175 गुना 1000 से करके भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी वही एक विधायक का वोट होगा। यहाँ पे 158.86 आ रहा है, यानी 159 हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां के एक विधायक का वोट जो है 208 है और सबसे कम जो है सिक्किम के एक विधायक का वोट जो है वो महज 7 है। और निर्वाचन मंडल में 543 सांसद हैं, राज्यसभा के 233 सांसद हैं और
4120 विधायक हैं, यानी जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है वो 4896 का होता है। इतने लोग जो हैं इसमें वोट करते हैं। और इस पर और कुछ जो है चर्चा करेंगे, जिसके लिए कि हमारे साथ फैजान मुस्तफ़ा साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ, वाइस चांसलर नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, साथ में वीके अग्निहोत्री साहब हैं जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा हैं। दोनों काफ़ी दिग्गज व्यक्ति हैं और अपने अपने समय में जो है इन्होंने ढेर सारे राष्ट्रपति के चुनाव देखे हैं। सबसे पहले फैजान सर आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, आज बहुत पायस दिन है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति में ऐसा क्या चीज है कि विपक्ष और सरकार दोनों अपना आदमी चाहती है कि उनका आदमी राष्ट्रपति भवन में जाए, क्या है ये? बाबा देखिए, क्योंकि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई और यदि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसे हमेशा जो सेंटर में कैबिनेट है उसकी एडवाइस पर ही कार्य करना होगा। 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान आ गया था कि राष्ट्रपति बाध्य होगा। फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट कर यह कह दिया कि राष्ट्रपति एक बार रिकंसीडर करवा सकता है और रिकंसीडरेशन के बजाय बाद अगर सेम एडवाइस फिर से दी जाए तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होगा। अब अगर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासक है, यानी अगर वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर क्वीन ऑफ इंग्लैंड को उनका अपना डेथ वारंट भी प्रधानमंत्री दे तो उसको उन्हें साइन करना पड़ेगा। इस पर दो मत हैं। एक मत ये है कि क्योंकि क्वीन जो है वो एक हेरिडिटरी रूलर है, उस पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका कंपैरिजन राष्ट्रपति से करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अगर उसे आप प्रधानमंत्री से मुकाबला करें बाबा, तो प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के बहुमत दल का नेता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों और देश की सारी विधानसभाओं, जैसा आपने बताया यूनियन टेरिटरी पांडिचेरी और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और अब जो आपकी कश्मीर की हो गई यूनियन टेरिटरी, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकती है। वो कि आज वहां पर असेंबली नहीं है तो इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो अब चुनाव होने वाला है उसमें कोई कश्मीर का प्रतिनिधित्व होगा। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी है वो ये कि भारत के संविधान में एक अनुच्छेद 53 है जिसमें यह कहा गया कि जो केंद्र की शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका की, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिन्हें राष्ट्रपति या तो स्वयं एक्सरसाइज करेगा या अपनी कैबिनेट के जरिए। अब इसमें कुछ लोगों ने कह दिया कि साहब देखिए एक स्कोप है कि डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकता है। वो कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, जो संविधान का संशोधन है, वो इस बात को रूल आउट करता है। लेकिन बाबा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाएगी। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यह हमें नहीं बताता कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा। यह कहीं नहीं लिखा कि बहुमत दल के नेता को वो इनवाइट करेगा। तो अगर बिल्कुल क्लियर बहुमत है तो जाहिर है कि राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वहां पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, एक हंग पार्लियामेंट है, तो राष्ट्रपति किसको पहले न्योता देगा, यह बहुत बड़ी चीज है। यूपी के चुनाव का बाबा सबसे बड़ा खेल यही था कि अगर यहां समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई होती तो फिर एनडीए के लिए अपना राष्ट्रपति चुनवाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आपको मालूम है कि 49 के जो वोट है उसकी सबसे ज्यादा अहमियत है, 83,824। आपको मालूम है कि 5,49,452 वोट चाहिए होंगे 10,98,903 में चुनाव जीतने के लिए 50%। अब क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मुझे लगता है कि बहुत आसानी से मोदी सरकार पार करेगी और राष्ट्रपति जो है वो मोदी सरकार की चॉइस का बनेगा। और इस बात की पॉसिबिलिटी भी कम लगती है कि विपक्ष कोई एक साझा उम्मीदवार उतार पाए।
जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अग्निहोत्री सर, आपके पास आना चाहूंगा। आपका लंबा अनुभव रहा है, आप सेक्रेटरी जनरल रहे हैं राज्यसभा के। जो सवाल मेरा फैजान सर से था कि लोग मतलब अक्सर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बहुत तेज तर्रात नेता जो है ना वो राष्ट्रपति भवन में ना बैठे। आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि राष्ट्रपति जो हैं उनकी, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, जो भी वो सुझाव दें उसके आधार पर वो निर्णय लें। इसलिए इम्पॉर्टेंट पोजीशन है वो, क्योंकि अगर वह अदरवाइज क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को, उसमें कहीं कहीं बेनिफिट मिल सकता है ऑपोजिशन को, अगर ऑपोजिशन का आदमी है। क्योंकि जहाँ भी दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि उनको अपना डिस्कशन एक्सरसाइज करना है, जैसा कि अभी अदल साहब ने कहा कि अगर जो दो पार्टियां हैं वो बहुत एक बहुमत ज़्यादा नहीं है अगर, तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बुलाया जाए। तो इस तरह जहां बेनिफिट ऑफ डाउट देना होता है, तो अगर राष्ट्रपति जो है वो अपोजिशन वालों का है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अपोजिशन को जाएगा। इसमें वो भी मुद्दे होते हैं जहां भी कोई बिल जो गवर्नमेंट बनाती है और जब राष्ट्रपति के पास जाता है अप्रूवल के लिए, तो अगर उनको थोड़ा डाउट है तो वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर डाउट नहीं है, गवर्नमेंट से उनका तालमेल अच्छा है, तो कभी वो उस तरह का मुद्दा उठाते नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई राष्ट्रपति ऐसा करता नहीं है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी थे, वो अपने विचार रखते थे, तो वो किसी के एक पक्ष या विपक्ष के बारे में वो बात नहीं करते थे, वो अपने तरीके से चलते थे। इसके कहने के अलावा मैं थोड़ा एक जो चुनाव की पद्धति आपने बताई उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा मैं। एक तो ये कि nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha both are not part of the electoral college. इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, नहीं है। विधान परिषद के मेंबर्स भी इसमें वोट नहीं करते हैं। ये भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि 8 जगह पे विधान परिषद भी हैं, MLAs MLCs हैं, वो भी इसके वोट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें वाइस प्रेसिडेंट से, तो वाइस प्रेसिडेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी MP पार्ट लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में हैं, और वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। तो ये एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगा। जी सर, और बहुत सर। फैजान सर, मैं यहाँ पे जैसा कि अग्निहोत्री सर ने कहा कि कलाम साहब थे, अपने मन से चलते थे, लेकिन मुझे लगता है सबसे प्रोएक्टिव राष्ट्रपति हमने प्रणब मुखर्जी को हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार कह दिया कि अध्यादेश से आप शासन नहीं चला सकते हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए शासन नहीं चलेगा, आपको बिल जो है वो लाना पड़ेगा। नहीं बाबा, ये गलत है। एक ही बार सिर्फ प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जी को, वो भी इनफॉर्मली एडवाइस किया था, लैंड एक्विजिशन का जो 2013 का बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ था उसको डाइल्यूट करने के लिए बार बार ऑर्डिनेंस लाए गए, और क्योंकि राज्यसभा में उस समय NDA के पास बहुमत नहीं था तो वो संसद में संशोधन पास नहीं हो सकता था। बाद में बीजेपी ने उसका हल निकाला कि जहां जहां उनकी सरकारें थी उन्होंने विधानसभा से वो लॉ पास करके उसे डाइल्यूट कर लिया। मेरे हिसाब से जो बहुत ही इफिशिएंट और इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति रहे हैं उनमें प्रणब मुखर्जी का नाम नहीं आएगा। उसमें नाम आएगा राजेंद्र प्रसाद का, जिन्होंने कहा कि मैं हिंदू कोड बिल को वीटो कर दूंगा। उसमें नाम आएगा ज्ञानी जैल सिंह का, जिन्होंने पोस्टल बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। और उसमें नाम आएगा KR नारायणन का, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश जो रबड़ी देवी के बारे में की गई थी और जो यूपी में कल्याण सिंह के बारे में दी गई थी, उसको एक बहुत बड़े नोट के साथ रिजेक्ट किया और सारे रीजंस दिए कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रपति इंडिपेंडेंटली काम करे उसमें प्रणब दा का नाम नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है, वो महाभियोग तभी लग सकता है जब उसने संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन किया हो।
और आप ये देखिए कि राष्ट्रपति की जो लॉयल्टी होनी चाहिए वो सरकार के बजाय संविधान को होनी चाहिए। और ये संविधान का अकेला प्रावधान है बाबा जो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल हाउस से पास कराना है। ऐसा और कोई प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद 61 में है। और राष्ट्रपति जो बाबा ओथ लेता है वो ओथ लेता है कि मैं आई वुड डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सबमिट माई सेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो जो भी भारत का राष्ट्रपति बने वो यकीनन एक नॉमिनल हेड है, लेकिन फिर भी संविधान ने उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाया है और एज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसकी ड्यूटी है कि वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे जाए। अग्निहोत्री सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं प्रोसीजर के बाद में नहीं, मैं वही कहना चाह रहा कि राजेंद्र प्रसाद जी थे जिन्होंने कि शुरू में बिल्कुल कानून के हिसाब से कि जो भी संविधान में लिखा है, जो राष्ट्रपति को दिए गए हैं अधिकार, उनको मैं एक्सरसाइज करूंगा जहां भी जरूरत है। तो वो उस टाइम पर ये भी नहीं था कि राष्ट्रपति जो है वो डॉटेड लाइन पे साइन करेगा, वो उस टाइम नहीं था, वो बाद में आया है। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन आया कि द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पहले प्राविधान नहीं था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो खैर उस टाइम पहले वाले जो राष्ट्रपति थे वो अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्य करते थे। तो इसका मतलब हमने जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच टकराव भी तो देखे हैं। कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू के बीच में, चाहे फिर राजीव गांधी हो, ज्ञान सिंह, जैल सिंह के साथ, तो ये टकराव भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। हाँ मिला है, लेकिन ये बहुत अच्छा है अपने डेमोक्रेसी के लिए। ये अच्छा है कि थोड़ा सा रहना चाहिए, सब विचारधाराएं सामने आए, जिससे जनता को भी मालूम पड़े कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और उस बेसिस पर सब आपके एमपीज एमएलए भी डिसाइड करें कि क्या उनको करना है अपने कार्य क्षेत्र में। तो थोड़ा टकराव है तो कोई इसमें समस्या नहीं है। फैजान सर, आपको लगता है ये अरेंजमेंट जो है वो भारतीय संविधान का सबसे अच्छा अरेंजमेंट है, या फिर आपको लगता है कि एक राष्ट्रपति को भी कुछ अधिकार होना चाहिए कि जिससे कि कोई और किसी के पास बहुत ज्यादा अधिकार ना हो जाए? साउंड नहीं है इनका। फैजान सर, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। बाबा जो अरेंजमेंट है, क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं और हमने ब्रिटिश सिस्टम अपनाया है, तो उस हिसाब से वो अरेंजमेंट सही है। लेकिन मेन बात ये देखिए, कलाम का जिक्र किया अग्निहोत्री साहब ने, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल आया और कलाम ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा। तो जब राष्ट्रपति अपनी पावर्स को असर्ट नहीं करते, वो संविधान के लिए अच्छा नहीं होता। संविधान ये चाहता है कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब के सब अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करें संविधान की सुप्रीमेसी को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि संविधान जो है वो देश का सुप्रीम लॉ है। और राष्ट्रपति, जैसे मैंने आपको बताया कि जनतंत्र में शक्तियों का विभाजन इस तरह होता है कि जिसका प्रतिनिधित्व चरित्र ज्यादा बड़ा होगा उसको ज्यादा शक्ति होगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो राष्ट्रपति का चरित्र बहुत बड़ा है कि वो पूरे देश का नेता है, उसे तमाम विधानसभाओं ने चुना है, संसद के दोनों सदनों ने चुना है, जबकि प्रधानमंत्री को एज प्रधानमंत्री किसी ने नहीं चुना। उसका चुनाव तो अक्सर एज एमपी भी नहीं होता। आपको मालूम है कि एक नॉन एमपी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और उसके बाद वो सदन के किसी हिस्से का, किसी सदन का मेंबर 6 महीने के अंदर बनता है। तो जो संविधान निर्माताओं ने हमारे यहाँ सिस्टम रखा कि हम अमेरिकन राष्ट्रपति की जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो तो नहीं अपना रहे, जिसमें एक पर्सनल कैरिस्मा बहुत बड़ा रोल अदा करेगा और सारी शक्तियां एक व्यक्ति विशेष में निहित हो जाएंगी। हमने जो संविधानवाद का आइडिया लिया, उस आइडिया में हम किसी एक व्यक्ति विशेष को शक्तियां नहीं देते, हम शक्तियां एक किसी इंस्टीट्यूशन को देते हैं। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच का जो संविधान ने रिश्ता बताया है, अगर उस रिश्ते को संविधान की रूह से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है।
अग्निहोत्री साहब, लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो जिस सवाल से मैंने शुरू किया था कि भाई आप अपने आदमी को इसलिए तो बैठाना चाहते हैं कि कल को कोई वहां पर आपके साथ तकरार ना हो, कोई बिल वापस ना किया जाए, कहीं पे कुछ पूछ ना लिया जाए, इसलिए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका अपना राष्ट्रपति होना चाहिए। नहीं, ये उनकी अपेक्षा है जो कि कभी व्यक्त नहीं की जाती, लेकिन उस अपेक्षा को किस तरह इंटरप्रेट करता है प्रेसिडेंट, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक उनकी अपेक्षाओं को वो पूरा करेगा और कहाँ तक जो उसने अपने अधिकार लिए हैं, अपने जो उसको कार्य दिया गया उसको क्षमता से काम करे उस पर, ये उसकी वो जरूरत है। एक चीज मैं जो फैजान साहब का उसको ऐड करना चाहूंगा, द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पास 50% से ज्यादा वोट मिले हों उनको अपनी लोकसभा में, अपने क्षेत्र में जी। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि जितने भी वेटेज है वोट्स की, उसमें 50% से एक ज्यादा वोट उनको मिलना है, जबकि एक प्राइम मिनिस्टर अपने लोकसभा के क्षेत्र में 47%, 46%, 40% से भी वोट लेके जीत सकता है वो इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सही कहा आपने। उसके अलावा ज्यादातर तो प्रधानमंत्री बन गए। पार्टी भी जो जिस पार्टी का वो लीडर होता है, उस पार्टी की भी काफी समय देखा गया है कि बहुमत नहीं होता है। इसीलिए एनडीए, यूपीए जो बनती हैं वो इसलिए बनती हैं कि जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहा है उसके पास 50% से ज्यादा मेंबर्स नहीं हैं। एक चीज और फैजान साहब, मैं इस बात पर आपको अब ले चलता हूं। अलग अलग राष्ट्रपति एक ही चीज को अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि कोई कोलिशन सब को बुलाना चाहिए या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए। ये भी अपने अपने देश में उदाहरण देखने को मिला है कि प्री पोल अलायंस होना चाहिए, पोस्ट पोल अलायंस को बुलाना चाहिए। तो क्या हम इस स्ट्रक्चर में जो राष्ट्रपति जी के भी तो एडवाइजर होंगे जो एडवाइस करते होंगे ये सब चीज? नहीं, एडवाइस करते हैं, लेकिन देखिए राष्ट्रपति भी, क्योंकि आप बिल्कुल पूरी तरह पॉलिटिकल आदमी को नहीं ले रहे, आप ऐसे आदमी को लेते हैं जो प्रधानमंत्री का दावेदार रहा हो, मंत्री रहा हो, संघ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नॉमिनी है, तो वो पूरी तरह अपनी प्रेजुडिसेस से फ्री नहीं हो पाता। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये कि इंडिविजुअल ओपिनियन डिफर करता है। अटॉर्नी जनरल से राष्ट्रपति कंसल्ट करता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार का प्रतिनिधि होता है आमतौर से। अब इसमें मेन बात यह है कि चाहे प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो, अगर बिल्कुल बहुमत साफ नजर आ रहा है किसी दल के या दलों के समूह के नेता को, तो फिर राष्ट्रपति को उसको बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कि कभी कभी बिल्कुल मार्जिन इतना छोटा होता है कि उसमें वो कह सकते हैं कि साहब जो प्री पोल अलायंस हैं उसी को हम अहमियत देंगे। लेकिन अब पिछले 2 चुनाव से ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि देश की जनता जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहती, वो एक मजबूत सरकार चाहती है और एक बहुत क्लियर और बहुत बड़े मैंडेट से वो प्रधानमंत्री मोदी को जिताती रही है। जबकि जो संविधानविद है उनका बाबा ये विचार है कि संविधानवाद के लिए मजबूत सरकार से ज्यादा एक कोलिशन सरकार बेहतर होती है, क्योंकि उसमें एक इनबिल्ट चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। जी, आपने सही कहा। अग्निहोत्री साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि जो 2 इंसिडेंट कहे गए, जो लालू यादव रबड़ी देवी की सरकार की बात कही गई, तो लालू यादव जो है पूरा विधायक लेकर के दिल्ली कूच कर गए थे और एक धरना प्रदर्शन भी राष्ट्रपति भवन के सामने हुआ था। वाजपेयी जी ने भी एक वक्त में ऐसा किया था। तो क्या आपको लगता है कि इस ढंग का दबाव काम में आता है क्या राष्ट्रपति जी के ऊपर? डिपेंड करता है किस तरह के राष्ट्रपति हैं, उनकी क्या विचारधारा है। तो जब भी कोई संवैधानिक कार्य संभालता है तो उसको अपने दल से और भी चीज़ों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जहाँ भी आप काम करें, जब भी संवैधानिक काम करें आप, तो आपको दल और अपने प्रेजुडिसेस से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। और जैसा फैजान साहब ने कहा कि यद्यपि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो गवर्नमेंट के ही हैं, लेकिन तब भी वो कानून सब बता सकते हैं। और भी किसी को जो आपके लोकसभा के
सचिव हैं या राज्यसभा के महासचिव, लोकसभा के महासचिव हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, उनको भी, किसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, अगर उनको कोई डाउट है इस विषय में। तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन ये बात तो सर फिर स्पीकर महोदय पे भी लागू होना चाहिए, ये तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन पे भी लागू होना चाहिए। लोग यही बोलते हैं कि आप एक बार स्पीकर बन जाते हैं तो पार्टी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप फिर तो बात तो वही पार्टी की ही रह गई और वही स्थिति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भी है। पार्टी छोड़ने के लिए एक दल बदल कानून में, एंटी डिफेक्शन लॉ में एक प्रोविजन भी है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब वो चुने जाते हैं एक बार, तो अगर वो पार्टी छोड़ें तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन। माने कहने का मतलब यही है कि उनको पार्टी से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, चाहे वो पार्टी से रिजाइन करें या ना करें। आपके सोमनाथ चटर्जी थे, उन्होंने तो पार्टी छोड़ी दी थी। जी जी, सही कहा। लेकिन पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पार्टी से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा पद दिया गया जिसमें आपको इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। लेकिन होता नहीं है, ये आपने सही कहा, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में उतनी प्रॉब्लम नहीं, पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में आप जाके देखिए क्या होता है। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या तकरार चलते रहते हैं हर समय। मैं उस पर आऊंगा, मैं गवर्नर के रोल पे भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं और उस पर तुरंत लौटते हैं और इस बात पे भी चर्चा करेंगे जो गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर कई राज्यों में जो अभी चल रहा है उस पर। वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति की जो भूमिका है, लेकिन अब इस भाग में हम चर्चा करेंगे जो अक्सर राज्यों में देखने को मिलता है। फैजान मुस्तफा साहब और वीके अग्निहोत्री साहब दोनों संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। फैजान सर, अग्निहोत्री सर, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले कि आप विषय परिवर्तन करें, मैं अगर कोई आपके दर्शक प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में नॉमिनेशन पेपर के लिए 50 इलेक्टर्स को प्रपोज करना है और 50 इलेक्टर्स को सेकंड करना है। इलेक्टर बोले तो जो आपने 5000 लोग बताए, सब एमएलएज और एमपीज मिला के करीब 4800-900 कुछ लोग बनते हैं। तो 50 आपको नॉमिनेट करें और 50 आपको सेकंड करें, तभी आपका नॉमिनेशन पेपर वैलिड होगा, नंबर 1। नंबर 2, 15,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। वेरी गुड। और इस विषय में एक जानकारी और दे दें कि सन 1974 तक एक प्रपोजर, एक सेकेंडर और नो सिक्योरिटी डिपॉजिट था। तो बहुत धरती पकड़ लड़ जाते थे सर। चलिए आप चलें अब आगे। नहीं, फैजान साहब, मैं अब इस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूंगा। अभी जो देखने को मिल रहा है, चलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच उतना खुलकर टकराव देखने को नहीं मिलता है जितना हमें राज्यों में दिख रहा है। चाहे बंगाल की बात कर ले, चाहे केरल की बात कर ले, मतलब खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब है वो आमने सामने होते हैं। तो ऐसी स्थिति राज्यों में क्यों बन रही है? क्या आपको लगता है गवर्नर को मुख्यमंत्री जो है ये सोचते हैं कि ये केंद्र का आदमी है जो कि हमारे ऊपर एक बैलेंस चेक करने के लिए बैठाया गया है? देखिए बाबा, जो मुख्यमंत्री है वो जनता का प्रतिनिधि है और जनतंत्र में मुख्यमंत्री के व्यूज का या प्रधानमंत्री के व्यूज का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री को यह भी मानना चाहिए कि राज्यपाल राज्य से चुना नहीं गया। जैसा कि ओरिजिनल संविधान में प्रावधान यह था कि राज्यपाल का भी चुनाव होगा और बाद में वो अंबेडकर के कहने पर वो प्रावधान समाप्त किया गया। अंबेडकर का ख्याल था कि अगर दोनों चुने हुए होंगे तो आपस में मिल जाएंगे केंद्र के विरुद्ध। फिर उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल को हम कोई शक्तियां ही नहीं दे रहे तो राज्यपाल के डायरेक्ट इलेक्शन पर इतना पैसा क्यों खर्च करें। अमेरिका में तो गवर्नर्स के पास या राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं, तो ठीक है वो चुनाव होगा। तो राज्यपाल को यह समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जनता का प्रतिनिधि है। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि राज्य का जो हेड है वो राज्यपाल है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें रघुकुल तिलक का
कि राज्यपाल कोई एम्प्लॉय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक संवैधानिक पद को पर आसीन एक संस्था है और वो आजाद है अपने कार्य क्षेत्र में और वो सेंटर का एजेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारे राज्यपालों ने कार्य किया, मैं इस पर बाबा लिखता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इतिहास में जाएं तो अंग्रेजों से पहले भारत का इतिहास, खास तौर से अगर मुगल पीरियड को देखें या सल्तनत पीरियड को देखें, तो जो गवर्नर्स होते थे वो केंद्र के विरुद्ध विद्रोह करते थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे। लेकिन ये जो लॉयल्टी टू सेंटर का कंसेप्ट है, ये अंग्रेजों की देन है और हमारे जो गवर्नर्स हैं वो अपने कॉलोनियल मास्टर्स की ट्रेडिशन पे चलना बेहतर समझते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? किसी ने आज तक इसको नहीं बताया कि ये गवर्नर इतना कमजोर होके काम क्यों करते हैं। बाबा, उसकी वजह यह है कि एक, अगर आपको छोटे से सिविल सर्वेंट को हटाना हो तो आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, शो कॉज देना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करनी पड़ेगी। लेकिन भारत का गवर्नर जो एक राज्य का संवैधानिक हेड है, वो अपने टेन्योर में एंजॉय करता है वो अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब चाहे राष्ट्रपति बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी चीज के उसको हटा सकता है। तो क्योंकि हमारे गवर्नर्स को संविधान ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया उसके टेन्योर के सिलसिले में जी, उसकी वजह से हमारे गवर्नर्स जो हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से नहीं करते और केंद्र की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी कंटिन्यूएंस एज गवर्नर केंद्र पर डिपेंडेंट। सही कहा आपने सर। अग्निहोत्री साहब, एक लास्ट वर्ड चाहिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स गवर्नर के रोल पे। उसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि एक प्राइवेट मेंबर्स बिल राज्यसभा में अभी इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसा कि फैजान साहब कह रहे थे कि चर्चा हुई थी संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि उसको इलेक्ट होना चाहिए, तो एक बिल आया है कि जिस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह गवर्नर के चुनाव के लिए जो स्टेट के एमएलएज हैं सब और जो पंचायत के हेड्स हैं, पंचायत के मेंबर्स हैं, पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो लोग मिलकर इलेक्ट करें जी, तो शायद कुछ बात बने, आगे बढ़े। ये एक आया है, एक बिल आया है अभी राज्यसभा में, देखते हैं क्या होता है इस बिल पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। फैजान साहब आपका, अग्निहोत्री साहब आपका। और एनडीटीवी इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। राजस्थान के जोधपुर में कल और आज हिंसक झड़पों के बाद रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल बैठक के बाद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत हेलीकॉप्टर से जोधपुर पहुंचने को कहा। जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर कल शुरू हुए विवाद के बाद आज भी सुबह नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई। जोधपुर के जालौरी गेट, शनिचर जी का स्थान, कबूतर चौक और ईदगाह समेत 5 जगहों पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई। पुलिसकर्मियों से भी लोगों ने मारपीट की। एक समुदाय के कुछ लोग करीब 15 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, उन्होंने मारपीट की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जोधपुर में इस बीच इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार गश्त कर रही है। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी आज हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और वहां का जायजा लिया।
आप सभी को ईद मुबारक। बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो। और हमारे दर्शकों को भी ईद मुबारक। देश और दुनिया भर में आज ईद का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है और सुबह से ही रौनक दिख रही है। देश की अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। ईद के मौके पर आज सुबह दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़कर लोगों ने अल्लाह से शांति और खुशहाली की दुआएं की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। रमज़ान का महीना चांद नजर आने के बाद ख़त्म होता है। कल देश भर में ईद का चांद देखा गया। इसके बाद आज ईद मनाई जा रही है और देश के अलग अलग शहरों में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने पहुंच रहे हैं।